हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी के लिए करंट अफेयर हम लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, जिसमें से दो पार्ट हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे इंडेक्स और रिपोर्ट, जिसमें हम देखेंगे ये चीज़ें कि यूपी में देखिए बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है। अगर कोई भी रैंकिंग आता है पॉपुलेशन से रिलेटेड या फिर फूड हंगर से रिलेटेड, तो यूपी का नाम जरूर उसमें आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यूपी की बड़ी संख्या है और उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीब भी हैं आज भी। तो इस तरीके से हमें हमसे पूछा जा सकता है कि इंडेक्स और रिपोर्ट, उनकी स्थिति, भारत की रैंकिंग इम्प्रूव हुई है या गिरी है, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। हम जल्दी जल्दी एक समरी देख लेते हैं, कौन से इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है और यूपी का उसमें क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और भी हम अगले इसके पार्ट में देखेंगे नीति आयोग के कुछ इंडेक्स, जिसमें देखेंगे ये कौन यूपी ने कैसा परफॉर्म किया है, इसका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रहा है, कैसा रहा है, और इसके पड़ोसी राज्यों का परफॉर्मेंस कैसा रहा उस इंडेक्स में, उन सबको हम देखेंगे। लेकिन इस इंडेक्स में हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं भारत का स्थिति क्या कैसा रहा है, भारत ने प्रदर्शन कितना बढ़िया किया, कितना ख़राब किया, वो सब चीज़ें देखेंगे हम। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए हम पहला इसका पार्ट देखते हैं, अर्थात पहला इंडेक्स देखते हैं। पहला इंडेक्स है नीति आयोग ने भारत का भू अस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया। अब सोचिए इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या रहा होगा। भारत में डिफरेंट तरह के ऊर्जा रिसोर्स हैं, उनको एक जगह ऑर्गेनाइज करके रिप्रेजेंट करने के उद्देश्य से क्या किया, नीति आयोग ने एक भू अस्थानिक ऊर्जा मानचित्र बनाया, मैपिंग कर दिया, ताकि हम एक जगह देख सकें कि भारत में कौन सी ऊर्जा के सोर्स कहाँ पे उपस्थित है। हम एक ही मैप में सब चीज़ समझ सकें। आप इसको जूम करके आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर इसमें मिल जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि सभी ऊर्जा के सोर्स एक ही जगह मिल जाएंगे। कोयला कहाँ पे है, अब कोयला के वेरियस प्रकार हैं, वो कहाँ कहाँ मिलेंगे, लिग्नाइट, पीट और सभी तरह के, तो उनको सबको एक जगह समरी करके दे दिएगा। फ्यूल कहाँ पे मिलेंगे, मतलब कोल बेस जो फ्यूल है, CBD आपने सुना होगा, कोल बेस्ड मेथेन, तो वो चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं। और फिर ये खंबात की खाड़ी में कहाँ पे सेल गैस कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सब का मिलेगा यहाँ पे ब्यूरो। ये नक्शा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अर्थात इसरो और ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। कौन कौन सी संस्थाएं हैं इसमें, संस्थाओं का नाम याद रखना जरूरी है। इसरो है इसमें, ठीक, ऊर्जा मंत्रालय है इसमें, और नीति आयोग है। तीन संस्थाएं मिलकर इसको गठित की हैं, मतलब तैयार की हैं इसको। देखिए नीति आयोग के गठन के बारे में अगर बात कर ले, इसे पूछा जाता है नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके पहले की कौन सी संस्था काम करती थी, तो प्लानिंग कमीशन काम करता था, जो हटा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, उसके जगह नीति आयोग ला दिया 1 जनवरी 2015 से। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और नीति आयोग अध्यक्ष कौन होता है, तो PM होते हैं, याद रखिएगा। कहीं कहीं दे देगा अमिताभ कांत, कांत कौन सा CEO होते हैं, अमिताभ कांत कौन है, CEO हैं, और नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे अध्यक्ष हैं। ये बातें हैं, अब याद रखिएगा। उससे पूछ ले कि भू अस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है, तो क्या रहेगा नाम, नीति आयोग। और इसके साथ सहयोगी संस्थाएं कौन कौन सी थी, इसरो था और ऊर्जा मंत्रालय था। चलिए आज का अगला देखते हैं हम। अगला दिया हुआ है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। अब पूछ लिया जाए आपसे, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का संबंध किस चीज़ से है, तो आप क्या लगाएंगे बताइए। ये लगाएंगे कि लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए एक तरह का एक बहुत बढ़िया मानचित्र तैयार किया गया कि किस तरीके से लॉजिस्टिक को कम किया जाए। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से कोई चीज़ें आप तमिलनाडु में भेजना चाहते हैं, तो कितनी लागत आएगी। अगर लागत ज़्यादा आएगी, तो मान लीजिए यहाँ पर 2 रुपये है, यहाँ लागत आने की वजह से वो 20 रुपये हो जा रही है, तो ये तो सही नहीं है ना। इस चीज़ को कम करने के लिए इस तरह की योजनाएं आवश्यक हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए क्या किया गया है, ये योजना लाई गई है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। इसमें समन्वित और बुनियादी अवसंरचनाओं परियोजनाओं के निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण गति शक्ति योजना को लाया गया। ये नेशनल मास्टर प्लान है, किस चीज़ के लिए, तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक तरह का नेशनल राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, जिसकी वजह से पूरे देश की संरचना को विकसित किया जाएगा। और एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को इसमें समाहित कर लिया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, बताइए 2019 में शुरू किया गया था इसको। और इसमें ये कहा गया है कि जो देश की महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं उनको हम प्राइवेट संस्थाओं को देंगे ताकि वो यूटिलाइज करें। जैसे कि बहुत बड़ा लैंड है, मान लीजिए बहुत बड़ी भूमि है, खाली पड़ी हुई है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको अलॉट कर देगी किसी प्राइवेट संस्था को, वो संस्था उसका उपयोग करेगी, किराया भरेगी गवर्नमेंट को। यही इसमें प्रोविज़न किया गया था राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन में, कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के खाली पड़े हुए हैं, उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो है, उसको प्रोडक्टिव बनाया जाए।
इसके अंतर्गत, किसके, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के अंतर्गत। ये इसका भाग है, मतलब प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है इसी के अंतर्गत ये भी आ जाएगा। किसके अंतर्गत, ये बड़ा सा है, इसके अंतर्गत ही आ जाता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे को समाहित किया जाएगा। ये बड़ी योजना है, कौन सी, हमने यहाँ देखा मास्टर प्लान जो है ये बड़ी योजना, मान लीजिए इतनी बड़ी है, अगर इसके अंतर्गत ये आ जाएगा अपना अवसंरचना पाइपलाइन, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन इसी के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला हम यहाँ इसमें कुछ और चीज़ें देख लें। अगर देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना है। कार्गो हैंडलिंग क्षमता क्या होती है बताइए। कार्गो हैंडलिंग मतलब होता है जो बंदरगाह हैं वहाँ पर का जो कार्गो आते हैं उनकी क्षमता को और इम्प्रूव करना। इससे क्या होगा, टर्न अराउंड जो होता है समय कम लग जाएगा। अभी समय जब कम क्षमता है तो लाइन लगा के उनको वेट करना पड़ता है, उनका नंबर आएगा। जब हम हैंडलिंग क्षमता बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा शिप को एक साथ कवर कर पाएंगे। और जो टर्न अराउंड समय होता है, लाए यहाँ पे छोड़ें और फिर चले गए, ये जो बीच का ड्यूरेशन होता है इसको टर्न अराउंड समय कहते हैं। इस समय को कम कर दिया जाएगा। कैसे, जब क्षमता बढ़ा दी जाएगी तो। इसके साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में औद्योगिक गलियारे कितने विकसित किए जा रहे हैं। तो टोटल 11 औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। और रक्षा गलियारे कितने विकसित किए जा रहे हैं, तो 2 किए जा रहे हैं, जिनमें से एक यूपी में है और दूसरा तमिलनाडु में। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा गलियारा बनाया जा रहा है, तो कौन सा औद्योगिक गलियारा नहीं है, यहाँ पे रक्षा गलियारा, डिफेंस गलियारा है, डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तमिलनाडु में एक है, एक यूपी में है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसके बारे में तैयार रहिएगा। और अगला इसमें कुछ और चीज़ देखेंगे आप, तो इससे क्या होगा बताइए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे, लॉजिस्टिक लागत कम कर देंगे, तो विदेशी कंपनियां भारत में अट्रैक्ट होंगी और यहाँ पे आकर के अपना क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अगर करेंगी तो मेक इन इंडिया को बल मिलेगा कि नहीं, इसको समर्थन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मेक इन इंडिया को समर्थन मिलेगा। तो एक तरह से कहें तो ये मेक इन इंडिया को भी प्रोत्साहित करने का एक योजना है। चलिए अगला हम देखते हैं इसमें। अगला योजना है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन क्या है बताइए। एक नया वेरिएंट है किसका, कोविड 19 का एक नया वेरिएंट है जो काफ़ी ज़्यादा इसमें न्यूज़ में चल रहा है। तो आप बस इतने याद रखिएगा, ओमिक्रॉन क्या है, ये कोविड 19 का नया वेरिएंट है। लेम्डा क्या है, ये भी उसका एक वेरिएंट है। डेल्टा क्या है, ये भी एक वेरिएंट है। ओमिक्रॉन क्या है, ये भी एक वेरिएंट है। तो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे लेम्डा और डेल्टा से भी खतरनाक हो सकता है ये ओमिक्रॉन। इतनी सी बात आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो कोविड 19 है एयरबॉर्न है, मतलब हमारे मुंह से जो हवा निकलती है उससे दूसरे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये क्यों अपने रूप को बदलता रहता है, ऑटो इम्यून सिस्टम से बचाने के लिए। इम्यूनिटी सिस्टम आपने सुना होगा कि जब हम इंजेक्शन लग जाता है तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन इससे बचाने के लिए ये क्या करता है, म्यूटेट कर जाता है, मतलब अपने स्वरूप को बदल लेता है, ताकि जो हमने इंजेक्शन लगाया है, मान लीजिए आपने यहाँ पे चूहे मारने की दवा रखी, चूहे को मारने की दवा रखी, चूहा क्या किया, उसको खाना ही छोड़ दिया। उसको पता चल गया कि ये जहर है मेरे लिए, उसने क्या किया, साइड से निकल गया, बच गया वो। वही ये कर रहा है, म्यूटेट कर करके वो जो हमारे अंदर वैक्सीन लगी है उस वैक्सीन से अपने आप को बचा ले रहा है। तो वही अगला जो म्यूटेशन है इसका ओमिक्रॉन है। तो आप इतना समझ सकते हैं, कोविड 19 का म्यूटेशन है ये ओमिक्रॉन। अब इसका नाम थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि अफ्रीका में मिला है यह वायरस, और इसका नाम यहाँ पे B1152 इसका नाम है ओमिक्रॉन का। तो इतनी सी बात याद रखना है। और इसको क्या किया है, WHO ने एक तरह से घोषित किया है अभी कि ये मतलब वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल दिया है इसको। चलिए कि इससे कंसर्न हो सकता है, समस्याएं हो सकती हैं। 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया, यूनेस्को ने लॉन्च किया है इसको, कि भारत के जो एजुकेशन सिस्टम वो कैसा काम कर रहा है इसके बारे में। तो आपको इसमें क्या याद रखने की ज़रूरत है, विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा और कुछ भी जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने की। कौन जारी करता है इसको, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट यूनेस्को जारी करता है। यूनेस्को इसको जारी करता है, 5 अक्टूबर को जारी हुआ इस बार। यूनेस्को का एक रिपोर्ट में कुछ स्पेशल चीज़ें थी, वो क्या थी, नो टीचर नो क्लास, अगर शिक्षक नहीं हो तो क्लास नहीं होना चाहिए। लॉन्च किया है इसको यूनेस्को ने, नो टीचर नो क्लास। अब आप इसके थीम से समझ पा रहे होंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे एजुकेशन सिस्टम हैं जहाँ पे टीचर की अवेलेबिलिटी कम है, और छात्र और इसके बाद टीचर रेशियो भी बहुत गड़बड़ है, उल्टा सीधा है। लेकिन आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या टीचर अधिक संख्या में हो तो क्या एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी।
आप इसको कहीं भी जाके अप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर अधिक टीचर हों, उनके पास स्किल ना हो, उनके पास नॉलेज ना हो, तो वो क्या करेंगे, अच्छी एजुकेशन देने में असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर 2 ही टीचर हो, उनके पास स्किल हो, नॉलेज हो और अच्छे से उनके अंदर मतलब इच्छा शक्ति हो कुछ करने की, अच्छे से पढ़ाने की, वो अकेले पूरे स्कूल को संभाल सकते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से संभाल सकते हैं। लेकिन अगर हज़ारों टीचर हों, उनके पास स्किल ना हो, तो वो 2 बच्चों को भी नहीं ढंग से संभाल पाएंगे। तो ये कहना कि नो टीचर नो क्लास मतलब सही नहीं है। तो ये कहीं न कहीं उतना लागू नहीं होता सही तरीके से। अगर यहाँ पे देखें कितनी वैकेंसी है, कहाँ-कहाँ पे खाली हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं 3.3 लाख यूपी में खाली हैं। टीचर की वैकेंसी तो खूब आती रहती है, 69,000 तो अभी आई थी, आप लोगों को याद होगा, 69,000 वैकेंसी आई थी। इतने यूपीएससी में कभी नहीं वैकेंसी आती है, यहाँ यूपीएससी में 800-700 वैकेंसी आती हैं। एएपी पीसीएस में लगभग इसी के समकक्ष आती हैं। तो खैर देखिए यहाँ पे टीचर की वैकेंसी कितनी ज़्यादा खाली है। यूपी में सबसे ज़्यादा खाली यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। फिर बिहार में 2.2 लाख, बंगाल में देखेंगे तो 1.1 लाख, ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, जिसको यूनेस्को ने ये दिखाया कि यहाँ पे वैकेंसी खाली है तो टीचर शिक्षा की गुणवत्ता गिरती जा रही है, इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। इन चीज़ों पर फोकस किया था यूनेस्को ने। फिर यहाँ पे क्या किया गया, इसके निष्कर्ष में बड़े पैमाने पर आवधिक श्रम यहाँ पे देखेंगे PLFS रिपोर्ट को लिया जाता है यहाँ पे, और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचकांक प्रणाली के भी डेटा से, दोनों को डेटा ले करके ये रिपोर्ट प्रकाशित करती है कौन, यूनेस्को। इसमें ये विश्लेषण में कहा गया कि इसका उद्देश्य हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP है हमारी, उसमें सतत विकास लक्ष्य को, जैसे कि SDG 4 जो है उसको हम अचीव कर पाएँ। इसमें 4C दिया हुआ, 4C का उद्देश्य क्या है बताइए। 4C का उद्देश्य यह है कि जो विकासशील देश हैं वहाँ पे विकसित देशों का कुछ समर्थन दिया जाए, वहाँ पे टीचर एजुकेशन जो क्वालिटी एजुकेशन उसको प्रोवाइड कराया जाए। इस तरह की बातें की गई हैं 4C में। तो आप याद रखिए SDG 4 जो है वो एजुकेशन पर फोकस करता है। किस तरह के एजुकेशन, सतत विकास लक्ष्य है उसका 4 वो शिक्षक पर फोकस करता है, कि शिक्षा की क्वालिटी पे। तो इतनी सी बात थी, इसमें याद रखिएगा। इसमें विशेष रूप से इसको क्या चीज़ आपको याद रखना है, तो 5 अक्टूबर को क्या रिलीज होता है, मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। दूसरा, यहाँ पे देखें हम, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूनेस्को जारी करता है। और इसमें एक तरह से पहल लॉन्च की थी इसने, नो टीचर नो क्लास तरह, एक तरह से इसने यूनेस्को ने इस बार थीम के साथ इसको लॉन्च किया था। और इसमें देखें, अगर पूछ लिया जाए कहीं कि यूपी में, कथन में दे दिया जाए, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, कथन में दे दिए कि यूपी में सबसे ज़्यादा टीचर की वैकेंसी खाली है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। आप ऐसे भी अंदाजा लगता है, सबसे बड़ी जनसंख्या कहाँ निवास करती है, यूपी में निवास करती है। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ होंगे, यूपी में होंगे। अगर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यूपी में होंगे तो सबसे ज़्यादा टीचर की आवश्यकता कहाँ होगी, यूपी में होगी। फिर बिहार में देख सकते हैं, बिहार में छोटा सा राज्य है, लेकिन जनसंख्या दुनिया भर के भरे हुए पड़े हैं, तो वहाँ पे भी सीटें ज़्यादा खाली होंगी। फिर बंगाल का देख लेंगे, बंगाल भी ज़्यादा जनसंख्या है कि नहीं है, वहाँ पे भी सीटें खाली अच्छी खासी मात्रा में हैं। चलिए आज का अगला देखते हैं हम। अगला दिया हुआ वैश्विक भूखमरी सूचकांक। अब इसमें आपसे इसको लॉन्च कौन करता है, आपसे ये पूछा जा सकता है। और भारत की रैंकिंग क्या है ये पूछा जा सकता है। आपको थोड़ा देख के आश्चर्य होगा कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में हमारी स्थिति कहाँ है। 2021 में अगर बात करें हम, तो 116 देशों में हमारी स्थिति 101 पे है। समझ सकते हैं, 115 पे केवल 15 देश ही हमसे पीछे हैं। हमारी इतनी बदतर स्थिति है, लेकिन फिर भी दुनिया में हम अपने आप को नेता घोषित करना चाहते हैं। हमारी स्थिति अभी भी बहुत ख़राब है। तो देखेंगे 2020 में हमारी स्थिति क्या थी, 94 थी, लेकिन इस बार देखें हम तो कहाँ पे हम 101 पे हैं। देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंट हो गया, हम और नीचे गिर गए, हमारी स्थिति और ख़राब हो गई है। कैसे, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग भूखे परेशान हुए, लेकिन कई सारी योजनाएं भी लॉन्च की गई थी। ऐसी बात नहीं है कि केवल हम भूखमरी से ही प्रभावित हुए थे, सरकार ने बहुत सारे प्रोविज़न किए थे, लेकिन ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उन चीज़ों को अनदेखा कर देती हैं। हम देखें वार्षिक रिपोर्ट में, तो इसको कौन जारी करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थुंगर हिल्फ जो है, इसके द्वारा दोनों मिल करके संयुक्त रूप से इसको प्रकाशित करते हैं। 2006 में इसको पहली बार जारी किया गया था, और अक्टूबर में इसको सामान्यतः जारी किया जाता है। किसको, वैश्विक भूखमरी सूचकांक को। तो वर्ल्ड वाइड कंसर्न जो है, वर्ल्ड वाइड ये जारी करता है, इसका ज़्यादा नाम पूछा जाता है। वेल्थुंगर हिल्फ जो है, ये इसके साथ मिल करके इसको जारी करते हैं, दोनों साथ में जारी करते हैं। और इसका 2021 में जो संस्करण जारी हुआ वो 16वां संस्करण था। ये बात आप याद रखिएगा कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक का कौन सा संस्करण था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 16 नंबर का संस्करण था, ये फैक्ट है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसको जारी करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको जारी किया जाता है। तो वैश्विक स्तर पर
अगर बात कर ले तो वैश्विक स्तर पे और क्षेत्रीय स्तर पे और देश के स्तर पर भूख के व्यापक रूप से मापन और ट्रैक किया जा सके कि उस देश में कितनी भूख की समस्या हो सकती है और वहाँ की समस्या फ्यूचर में कैसी हो सकती है, इसको लेकर के पहले अलर्ट कर दिया जाता है, अलर्ट जारी किया जाता है। गणना के 4 संकेत होते हैं। इसको गणना जो किया जाता है इसके 4 पिलर हैं जिसके आधार पर किया जाता है। और भारत की स्थिति इसमें अलार्मिंग लेवल पे है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी स्थिति कैसे गिरती जा रही है। हम धीरे से पहले इम्प्रूव किए थे, यहाँ 2020 में हमने इम्प्रूव किया था, अच्छा खासा रैंक था हमारा। कितना रैंक था 2020 में? 94 था हमारा। लेकिन अब देखें तो 101 पे चले गए हैं, काफ़ी ख़राब हुआ है स्थिति। तो हम देखें एक तरह से तो 72 स्थिति पे चले गए। 2018 में जो थे हम लोग, इस समय भी वही स्थिति पे हैं। तो कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि हमने वैश्विक भुखमरी सूचकांक में लगातार प्रदर्शन किया है तो गलत बात है, ग्राफ हमारा सीधा नहीं रहा है। या फिर पूछ लिया जाए, कथन में दे दिया जाए हमने वैश्विक भुखमरी सूचकांक में लगातार गिरावट महसूस की है, ये भी गलत होगा, क्योंकि हमने 2020 में इम्प्रूवमेंट किया था, फिर उसके बाद गिरावट आई है। ये बात आप याद रखिएगा। ऐसे कथन में मतलब वेरियस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, इसके मापन की 4 जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? अल्प पोषण की गणना किया जाता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं उनको पोषण नहीं मिल पा रहा है, मतलब उनके खाद्यान्न में तो खाना तो खा रहे हैं लेकिन उसमें पोषक नहीं है। फिर इसको इसमें गणना में शामिल किया जाता है। और चाइल्ड वेस्टिंग को इसमें शामिल किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई 6 फीट 5 फीट का स्टूडेंट है, मतलब या बच्चा है, उसके हाइट के अकॉर्डिंग उसका वजन कम है, तो वो क्या है? चाइल्ड वेस्टिंग। मतलब जितना वो बड़ा है उतना वजन नहीं है। तो आप लोगों ने देखा बॉडी मास ज्ञान के भी बॉडी मास मेजर किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो बॉडी है जितनी बड़ी है उतना उसके शरीर का भार कम है, तो इसको चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। अब यहाँ पे तो चाइल्ड स्टंटिंग। मान लीजिए कोई लड़का है 12 साल का, उसका हाइट अभी 3 साल के बच्चे के बराबर है, तो यहाँ उसको चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं। जितना उम्र है, जिस उम्र का है उसके अकॉर्डिंग उसका हाइट कम हो तो चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं। अब बाल मृत्यु दर की बात कर लें तो बाल मृत्यु दर की भी स्थिति इसमें शामिल की जाती है कि 5 साल के अंदर कितने बच्चों की मृत्यु हुई, इसको कहते हैं बाल मृत्यु दर। इसको भी शामिल किया जाता है। 4 पिलर हैं इसके। इन चारों पिलर के बारे में आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं आपसे इन चारों पिलर को लेकर के क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ आप रिवाइज कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा कि गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से मेजर लिए हैं, मतलब काम किए हैं, जिसकी वजह से इन सबको टैकल किया जा सके, ताकि देश में भूखमरी, कुपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, बाल मृत्यु दर, इनको सबको टैकल किया जाए, कम कर लिया जाए। तो पहला अगर हम बात करेंगे तो ईट राइट इंडिया मूवमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। बताइए ये किसने जारी किया इसको? आप तुरंत जैसे जैसे मैं पूछूं तुरंत ऑन द एक्सपर्ट जवाब दीजिए, किसने जारी किया इसको? ईट राइट इंडिया मूवमेंट, इसको जारी किया FSSAI, फसाई ने इसको जारी किया है। किसने जारी किया? फसाई ने, FSSAI, फसाई ने इसको जारी किया है। और हम यहाँ पे अन्य चीज़ें बात करें अगर, तो इसमें क्या चीज़ प्रोविज़न किया गया है? आप लोगों ने एक कथन बताइए, ये किस चीज़ का सिंबल है? अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो किस चीज़ का सिंबल है बताइए, अगर आपको याद हो तो। अगर आप सच में चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुल होकर देखते हैं तो बताइए किस चीज़ का सिंबल है? आप फोर्टिफिकेशन का नाम सुने होंगे, इनरिचमेंट का नाम सुने होंगे, तो यही तो सिंबल है उसका। फसाई ने इसको जारी किया है किसके अंतर्गत? फूड फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। फूड फोर्टिफिकेशन भी एक स्कीम था, बहुत पहले ये मतलब इनिशिएटिव था, लाया गया था। इसमें यह कहा गया था कि भारत के बहुत सारे खाद्यान्नों में हमें उचित पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो जो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं उनको हम इसमें इंक्लूड कर ले। जैसे कि आपने गोल्डन राइस का नाम सुना होगा। गोल्डन राइस में क्या किया गया? विटामिन ए को उसमें ऐड कर दिया गया। विटामिन ए किसका, क्या चीज़ किस में मिलता है बताइए? जो फिश होती है उसमें मिलता है विटामिन ए, तो जो फिश में से निकाल करके जो गोल्डन राइस में इंक्लूड कर दिया गया, तो विटामिन ए इसमें इंक्लूड है गोल्डन राइस में। उसी तरीके से बहुत सारे खाद्यान्न जैसे मिल्क हो गया, और एक तरह से देख लें तो बहुत सारे तरीके के, जैसे कि आप ऑयल ले सकते हैं, उन सब चीज़ों में क्या किया जाए? विटामिन ए, सी, इन सबको इंक्लूड कर दिया जाए और अन्य तरह के पोषक तत्वों को सम्मिलित कर दिया जाए, तो उसको ये सिंबल से दिखाया जाता है। ये फसाई ने इसको कर दिया है कंपलसरी कि सभी लोग अपने में धीरे धीरे इसको इंक्लूड करते जाएं। फिर मैं आपसे बात करूं, 2 योजना तो हमने देख लिया। पहला ईट राइट इंडिया मूवमेंट, और कौन सा? फूड फोर्टिफिकेशन। दोनों किसका है? FSSAI का है, फसाई का है। तो दोनों चीज़ आपको याद आ गया। अब मैं आपसे पूछूं पोषण अभियान, पोषण अभियान क्या का संबंध किससे? बताइए। पोषण अभियान के बारे में बताइए।
इसको देखिए 2018 में पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था, पोषण अभियान को। और इसमें क्या किया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया गया था। इसको किसको, पोषण अभियान को, पोषण अभियान को 2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया था। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है, हमने यहाँ देखा स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, इसको टैकल करना, अल्प पोषण इसको टैकल करना, और एनीमिया एक अलग है, एनीमिया मैटर ही अलग है हमारे वहाँ। एनीमिया का कंडीशन हमारे वहाँ बहुत ख़राब है, ज़्यादातर महिलाओं, हर तीसरी और महिलाओं में ये समस्या देखने के लिए मिलता है। इसको हिंदी में कहते हैं रक्तलप्तता। आप हिंदी में कहीं पूछा जा सकता है तो आप इंग्लिश में एक बार नोटिस कर लीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है वहाँ पे। रक्तलप्तता ऐसा शब्द है कि कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो एनीमिया जो शब्द है, इसको टैकल करने के लिए, एनीमिया, स्टंटिंग और अल्प पोषण को टैकल करने के लिए, तीनों को कौन सी योजना चलाई जा रही है, पोषण अभियान योजना 2018 से चल रही है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको संचालित कर रहा है। तो कौन सी योजना थी, एनीमिया को टैकल करने के लिए पोषण अभियान 2018 से चल रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको संचालित कर रही है। फिर मैं आपसे पूछूं, एक और योजना के बारे में बता दीजिए। जब हम देख ही रहे हैं तो एक और योजना देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना, प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना, चलिए इसके बारे में बता दीजिए। ये कब लॉन्च किया गया था, 1 जनवरी 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। इसको कौन से मंत्रालय संचालित कर रही होगी, मातृ बंधन योजना। लॉजिक लगाइए, देखिए मातृ आ गया, वय बंधन योजना आ गया, मातृ बंधन योजना, ये को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही संचालित कर रहा है। इसमें क्या किया गया है कि भारत के सभी जिलों में इसको लागू किया गया, और जो यहाँ पे महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको इसका लाभ प्रोवाइड कराया जा रहा है, उनको वो वित्तीय समर्थन दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना कब से चल रहा है, 1 जनवरी 2017 से चल रहा है। और कौन सा मंत्रालय इसको संभाल रहा है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संचालित कर रहा है। चलिए अब एक चीज़ और बता दीजिए मुझे जल्दी से। वो क्या चीज़ बताना है आपको, कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो नगर होते हैं, अर्बन एरिया और रूरल एरिया, दोनों में कितने % लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। बताइए, रूरल के लिए बता दीजिए और अर्बन के लिए बता दीजिए। रूरल में अगर आप बता रहे हैं 75%, तो बिल्कुल सही बात है, 75% जनसंख्या को कवर किया जा रहा है। अगर अर्बन की बात कर लें, अब मैं अर्बन की बात करूँ तो अर्बन में 50% जनसंख्या को कवर किया जा रहा है, किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो आप देखेंगे, रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण किया जाता है पीडीएस सिस्टम के माध्यम से। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारी जगह खाद उचित दाम के, उचित मूल्य की दुकान ऐसे कुछ करके होता है, उसका नाम, वहाँ पे आप जाएंगे तो सही रेट पे आपको मिल जाते हैं राशन। तो रूरल एरिया जो है वहाँ पे 75%, अर्बन एरिया में 50%, ये पॉपुलेशन इसको कवर किया जाता है, किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। तो हमने ये जो सारी योजनाएं देखा, इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा था, कहीं ना कहीं इन सभी समस्याओं को टैकल करने के लिए काम किया जा रहा था। अब मिशन इंद्रधनुष के बारे में बता दीजिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना, पूछा जा सकता है आपसे। मिशन इंद्रधनुष, क्योंकि मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य रखा गया था 2020 तक अचीव करने के लिए। अब 2020 अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है 21 में इससे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष बताइए कब लॉन्च किया गया था, ये चीज़ बता दीजिए। और किसने लॉन्च किया था, कौन से मंत्री थे वो, अगर याद रहा तो, नहीं याद तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे आपको। देखिए 2014 में इसको लॉन्च किया गया था मिशन इंद्रधनुष को। और जेपी नड्डा का नाम सुना होगा आपने, जेपी नड्डा, उस समय ये क्या थे, स्वास्थ्य मंत्री थे जेपी नड्डा, ठीक। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये टारगेट रखा गया था कि 2020 तक 90% लोगों को कवर कर दिया जाएगा इसके अंतर्गत, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 90% पॉपुलेशन को कवर कर लिया जाएगा। और काफ़ी अच्छा काम किया गया, बहुत बढ़िया, और काफ़ी लोग इससे बेनिफिट लाभ प्राप्त किए हैं। और इसमें कुछ और चीज़ें याद रखेंगे, तो इसमें एक वैक्सीन यूज़ की जाती है, वो कौन सी वैक्सीन है, जिसमें एक तरह से 12 वैक्सीनों का एक तरह कम्बाइनेशन है वो, उसमें 12 वैक्सीन एक ही साथ लग जाएंगे। अगर एक वैक्सीन लगा हुआ तो 12 तरह के वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, 12 तरह से आप। और कितने एज के बच्चों को और महिलाओं को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो देखिए पहली बात हम बात कर लेते हैं इसमें वैक्सीन का, तो न्यूमोकोकल कंजुगेटिव वैक्सीन, इसको न्यूमोकोकल कंजुगेटिव वैक्सीन, पीवीसी नाम याद रखिएगा, ये लगाया जाता है। इसमें 12 वैक्सीन का एक तरह कम्बाइनेशन आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत पीवीसी वैक्सीन में कितने तरह के वैक्सीन को एक तरह सम्मिलित किया गया है, तो वह है 12, ये फैक्ट याद रखिएगा। और 2 वर्ष से कम बच्चे को, जो भी बच्चे हैं 2 वर्ष से कम हैं
और गर्भवती महिलाओं को इसका दिया जाएगा, वैक्सीनेटेड किया जाएगा इसके माध्यम से। किसके? मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से किया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के लिए फिर से निर्वाचित हो गया कौन? भारत। और ये कितने वोटों से निर्वाचित हुआ है और कितने वोट चाहिए इसमें? तो देखिए 6ठे कार्यकाल के लिए भारत निर्वाचित हुआ है, ये फैक्ट है, याद रखिएगा कि 14 अक्टूबर 2021 को 6ठे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुआ कौन? भारत, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में। और इसमें मतलब कब से कब तक, कितने दिन तक कार्यकाल रहेगा? तो 3 वर्ष कार्यकाल होगा। और ये कब से शुरू हो रहा है? जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक शुरू रहेगा इसका कार्यकाल भारत का। किसमें? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। और भारत ने कितने वोटों से जीता है इसमें? 193 वोट पड़ते हैं, टोटल 193 वोट हैं, जिनमें से जो यूएन के मेंबर हैं वो 193 हैं, उनमें से 184 वोट भारत ने अचीव किया है, प्राप्त किया है। और ज़रूरत कितनी थी भारत को पास होने के लिए? इसमें 97 वोट की, जबकि भारत ने काफ़ी भारी बहुमत से इसमें जीत हासिल की। तो 97 वोट ज़रूरत होती है, लेकिन 184 वोट हमने प्राप्त किया था। अब UNHRC का मुख्यालय कहाँ पे है, ये पूछा जाए उससे, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। किसका? UNHRC का मुख्यालय। इसका गठन कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी परिषद की? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पूछ लिए अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? नजत समीम है। नजत समीम इसके अध्यक्ष है। अध्यक्ष के बारे में बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन अब याद रखिए नजत समीम है। और जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका कौन सा मुख्यालय है? लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो याद रखिएगा कि भारत का 6ठा कार्यकाल है। और भारत जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक रहेगा, दिसंबर 2024 है, ये फैक्ट है, याद रखिएगा। बाकी कुछ याद रहे ये चीज़ें याद रखिए, 2 चीज़ें। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन को WHO ने मंजूरी दी। ये मंजूरी दी है और पहली वैक्सीन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सी वैक्सीन है जिसको WHO ने अभी मलेरिया के लिए मंजूरी दे दी है। और इसको बोला है सभी देशों में कि जल्दी से जल्दी लगाया जाए। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इस मलेरिया की वजह से हर 2 मिनट में एक बच्चे की मृत्यु होती है पूरे विश्व में। हर 2 मिनट में एक बच्चे की मृत्यु, तो मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है इसकी वजह से। तो देखिए मलेरिया के लक्षण जो हैं वो कौन कौन से हैं, लक्षण भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कहीं भी विकल्प में दिया जैसे निम्न में से कौन से मलेरिया का लक्षण नहीं है, तो आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो देखिए बुखार इस मलेरिया के ही लक्षण है। फिर अगर हम बुखार की बात यहाँ कर लिए हम, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, मतलब ठंड लगना, बुखार होना, पसीना आना, ये सभी किसके हैं? मलेरिया के लक्षण है। और हर 2 मिनट में इसकी वजह से मरते हैं बच्चे, एक बच्चे की मृत्यु होती है, इसलिए इसको WHO ने मंजूरी दे दी। और RTS और SAS01 ये वैक्सीन का नाम है। RTS SAS01 ये मलेरिया वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। किसने? WHO ने। देखिए जिसे पहली बार 1987 में दवा कंपनी GSK ने बनाया था। किसने बनाया था? GSK दवा कंपनी है, GSK इसने डेवलप किया है। बस इतनी सी बातें याद रखिएगा कि अभी किसके लिए दिया गया? मलेरिया के लिए प्रोविज़न किया गया है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब चलिए अगला देखते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये 10वां एडिशन है। और कौन इसको जारी करता है ये पूछा जा सकता है आपसे। तो जारी करता है इसको लंदन स्थित इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट द्वारा इसको तैयार किया जाता है। लंदन में एक संस्था है इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट, इसके द्वारा डिजाइन और निर्मित किया जाता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है भारत की स्थिति क्या है। तो 113 देशों की सूची में भारत कितने स्थान पे है? 71 स्थान पे, 71 स्थान पर है। और इसमें हम देखें तो GFS ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को लंदन इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट द्वारा लॉन्च किया जाता है। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे? हम ये देखेंगे कि भारत के पड़ोसियों की स्थिति क्या है, क्या हम भारत के पड़ोसियों से ज़्यादा अच्छे स्थान पे हैं? तो देखिए हमारा कितना है? 71। अब 71 को ध्यान में रख के देखते जाइए। अब देखिए पाकिस्तान जो हमारा छोटा प्रिय दोस्त है, पाकिस्तान का 75 रैंक है, मतलब हमसे 4 रैंक पीछे है। फिर श्रीलंका की बात कर ले, 77 है, श्रीलंका हमसे कितने पीछे है? 6 रैंक पीछे है। नेपाल 79 है, ये कितना पीछे? हमसे 8 रैंक पीछे है। बांग्लादेश की बात कर ले 84 है। इन सबसे हम बेहतर हैं, सीधी सी बात कहूँ तो। लेकिन चाइना से हम कितने पीछे हैं बताइए? हम बहुत पीछे हैं, मतलब हमसे वो डबल आगे निकल रहा है। उसका 34 है, हमारा 71 है। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पीछे हैं हम लोग।
चाइना से हमारी सबसे ख़राब स्थिति है, बाकी अपने पड़ोसी राज्यों में सबसे अच्छी है। अब यहाँ पे कुछ सीक्वेंस में इंडेक्स हमने लगा रखा है, सारे इंडेक्स को तो हम रट नहीं पाएंगे, लेकिन इनके रैंकिंग को तो एटलीस्ट कम से कम यहाँ तक तो याद रखें। अब देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 2021 में रैंकिंग क्या है, तो 121 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 121 है। अब अगला है यहाँ पे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है, 139 है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का 139 139वां स्थान है। अगला दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 40 रैंक है भारत का। और अगला हम देखें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 142 है। ये क्यों किया गया है, आपने देखा होगा जब इलेक्शन था पिछली बार, मोदी जी दिल्ली में, मतलब मोदी जी चुनाव के समय में, और बीजेपी ने बहुत सारे तरह के दंगे वंगे हुए थे। पार्टियों ने बहुत तरह के दबाए थे न्यूज़पेपर वालों को, और कई सारे हमारे वहाँ पत्रकारों की हत्या भी हो गई थी। इसकी वजह से हमारे रैंक धीरे धीरे पीछे चली गई। अब यहाँ पे अगला देखिए, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में कितना स्थान है हमारे पास, यहाँ पे 43 है। कौन, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 43 है हमारा रैंक। विश्व शांति सूचकांक में 135 है। फिर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, सॉरी हमने स्टंटिंग बोल दिया है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का 20वां रैंक है। मतलब भारत में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, ठीक ठाक इन्वायरमेंट है, इतना ख़राब भी नहीं है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का 20वां स्थान है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में कौन सा स्थान है, हमारा दूसरा है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में हमारा दूसरा स्थान है। अगला दिया हुआ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान है, 46 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा 46 स्थान है। हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा 94 स्थान है। हमने अभी इस साल 6 स्थान नीचे गिर गए हम लोग, और ख़राब कर लिया अपनी स्थिति। वैश्विक भूख सूचकांक में हमारा है 101, अभी हमने देख लिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101 हमने देख लिया, और इसके पहले कितना था हमारा, बताइए अब। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला दिया हुआ बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पूछा गया आपसे। यहाँ पे देखिए, ये कौन जारी करता है, UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये 3 संस्थाएं संयुक्त रूप से इसको जारी करती है। कौन सा, UNDP जारी करती है, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये 3 संस्थाएं मिलकर के इसको जारी करती हैं। इसमें क्या किया जाता है, निर्धनता को मापन करने के लिए बहुआयामी निर्धनता को सूचकांकों को लिया जाता है। मतलब इसके बहुत तरीके के पिलर्स हैं जिनके आधार पर मापा जाता है कि गरीबी को। देखिए, इसमें हेल्थ को लिया जाता है, हेल्थ में भी किसको लिया जाता है, न्यूट्रिशन को लिया जाता है, पोषण को लिया जाता है, और चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट को लिया जाता है। फिर एजुकेशन को लिया जाता है। इसमें एजुकेशन के भी सब पार्ट हैं। दो, ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने वर्ष की शिक्षा है, और यहाँ पे देखें स्कूल अटेंडेंस कि वो कितना इस क्लास में प्रेजेंट रहता है। ऐसा तो नहीं एडमिशन ही लेके बस काम चला लेता है। अब यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखेंगे तो हमारा कितना पिलर है टोटल। अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कुकिंग फ्यूल कैसा है, सैनिटेशन कैसा है, फिर ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, हाउसिंग की स्थिति क्या है, और उनकी संपत्ति क्या है। इतने सारे पिलर इसके अंतर्गत हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब एक तरह से आप समझ गए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के कई सारे सब पार्ट हैं, उन सबको समराइज करके रैंकिंग अच्छी खासी निकाली जाती है इसमें। अब हम देखते हैं 109 देशों में 3 बिलियन जो लोग हैं वो क्या है, टोटल जनसंख्या के हिसाब से 21.7% जनसंख्या हो जाती है, बहुआयामी निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको, बहुत बड़ी संख्या में है। करीब 1/5 भाग जनसंख्या बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जीवन निर्वाह कर रही है। ये थोड़ा कहीं ज़्यादा ही है इससे। उनमें से लगभग आधे, जैसे मतलब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे देखेंगे 21.7% जो जनसंख्या गरीबी बहुआयामी निर्धनता से प्रभावित है, उनमें से बच्चे ज़्यादा हैं। कितने हैं, लगभग आप देखेंगे तो 18 वर्ष से कम बच्चे हैं, आधे से ज़्यादा, और लगभग 85% उप सहारा अफ्रीका के लोग हैं और दक्षिण एशिया के हैं। दक्षिण एशिया में भारत भी आता है, ये बात याद रखिएगा कि उप सहारा क्षेत्र से लोग 85%, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं सहारा रीजन से, और भारत दक्षिण एशिया से भी लोग हैं। लगभग 2% बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में 60 वर्ष या उससे अधिक के लोग हैं। कितने परसेंट, 2% लोग हैं जो बुजुर्ग हैं और इस तरह से ग्रसित हैं।
तो ये चीज़ें थी, आप याद रखिए कौन सी संस्था जारी करती है। इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये पिलर पूछे जा सकते हैं और इस कौन सा संस्था जारी करती है ये चीज़ पूछा जाएगा। अगर मेंस लिखने वाले हैं तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बस इतने याद रखिए, यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये 3 संस्थाएं जारी करती हैं। इसके 3 पिलर हैं और इसके सब पिलर याद रखिएगा। हो सके तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप मेंस लिखने वाले हैं तो। नहीं तो कोई बात नहीं है, आप बस 3-4 चीज़ें याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत 6 पायदान फैसला। 6 पायदान भारत की स्थिति नीचे गिरी हुई है और इसको जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स इसको मिलकर के जारी करते हैं। 2021 की रैंकिंग जारी की गई है और भारत की रैंकिंग पिछले साल से 6 स्थान नीचे चली गई है। मतलब 2020 में भारत की स्थान अगर 96 थी, ठीक ना, 6 स्थान नीचे चली गई। यहाँ देखिए गलत हो गया, 6 स्थान नीचे जाने का मतलब ये है कि 84 थी, 84 थी, तभी तो होगा 6 स्थान नीचे 90 होगा। यहाँ गलत हो गया है, इस चीज़ को सही कर लीजिएगा। पीडीएफ में चलिए प्रोवाइड करा दीजिएगा सही। 6 स्थान नीचे गिरने का मतलब 6 स्थान और आगे बढ़ गया, मतलब 90 रैंकिंग हो गया। इसके पहले हमारी रैंकिंग 84 रही होगी। देखिए रैंकिंग इंटरनेशनल रैंकिंग को जो जारी किया था इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा, इसके आंकड़ों के आधार पर जारी किया था। मतलब किसके द्वारा? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डाटा पे इसको जारी किया था कि किस देश के लोगों के पासपोर्ट कितने देशों में एक्सेप्ट किए थे। मतलब आपके पास वीज़ा नहीं है तभी आइए अपना पासपोर्ट लेकर के, और एयरपोर्ट पर ही आपको क्या किया जाएगा? वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और भारत की रैंकिंग थोड़ी सी गिरी हुई है, इस बार 90 हो गई हमारी। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस सूचकांक में सबसे उच्च स्थान किसने हासिल किया। देखिए जापान, सिंगापुर, ये उच्च रैंकिंग पे, पहले रैंकिंग पे जापान और सिंगापुर। दूसरे रैंकिंग पे कौन कौन से थे? जर्मनी और दक्षिण कोरिया दूसरे रैंकिंग पे है। तीसरे रैंकिंग पे फिनलैंड है, इटली है, लग्जमबर्ग है और स्पेन है, ये तीसरे रैंकिंग पे। चौथे पे अगर बात करें ऑस्ट्रिया है, ये यूरोप वाला ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, डेनमार्क है। फिर यहाँ पे देखिए 5वें रैंक पे फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्वीडन है। और सबसे मतलब नीचे से टॉप करने वालों की बात कर लें तो नीचे से टॉप करने वाला पाकिस्तान है कि नहीं? बिल्कुल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इराक है, सीरिया है, यमन है, ये नीचे से टॉपर हैं। और ऊपर से टॉपर हमने देख लिया, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग, स्पेन, ये सब ऊपर से टॉप किए हुए हैं। मतलब ये सबसे टॉपर की सूची में रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेट पसंद आता हो तो आप नीचे बता सकते हैं, इसके अगले पार्ट को लाया जाए। जिस अगले भाग में हम कोशिश करेंगे नीति आयोग के सारे इंडेक्स को कंप्लीट कर लें। नीति आयोग के सारे इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि वहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो नीति आयोग जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें यूपी का मतलब यूपी का प्रदर्शन कैसा रहा है। अब एक चीज़ और इंडेक्स अभी जारी हुआ था कि सबसे ज़्यादा किसने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, उसमें भी यूपी ने टॉप किया था, काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया था, तीसरे रैंक पे आ गया है। ऐसे बहुत सारे तरीके के इंडेक्स जारी हुए हैं जिनके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम अगले पार्ट में उसको देखेंगे कि कौन कौन से इंडेक्स जो कि यूपी से कोरिलेट करते हैं और हमारे लिए